फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कल टॉपिक किया था, फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस की थी। नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं, उसके ऑब्जेक्टिव्स किए थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग हमने बताया था कि एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है, जिसमें आप एस्टिमेट करते हो कि कितने फंड्स आपको बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, कितने आपको चाहिए, उसी का ही आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे ना। प्लानिंग का मतलब ये प्लान करना। तो और इसमें हमने ये भी बताया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा कि टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ फंड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, मीन्स जब हमें पैसों की जरूरत है तब हमें पैसे मिल जाए, हम इसीलिए प्लानिंग करते हैं। और सेकंड है जो अननेसेसरी फंड्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, उनको हम ठीक कर सके, उनको हम ठीक से यूटिलाइज कर सके। और नेक्स्ट आ जाता था हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, की फाइनेंशियल प्लानिंग करने की क्या जरूरत है, हमें क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए हमने ये बताया था कि फाइनेंशियल जो प्लानिंग हम करते हैं वो प्लान फॉर द फ्यूचर होता है, मतलब ओवरऑल बिजनेस के लिए होता है अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो हम मान सकते हैं एक अनसर्टेनिटी जो आती है हमारे पास फंड्स की, बिजनेस की, ठीक है, उसको दूर करता है और एक स्मूथली हमारा बिजनेस जो है वो रन कर पाता है, टाइमली फंड्स मिलते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आ जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, हमें फ्यूचर के लिए ये प्रिपेयर करवाता है, ठीक है। मान लो आपके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस की सिचुएशंस हैं और पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आप पहले से प्लानिंग अगर करके रखोगे, क्योंकि आपको हर बार हम बताते हैं कि बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है, ठीक है ना। तो उन अनसर्टेन इवेंट्स के लिए आपने कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढ के रखे होते हैं, जैसे हम घर में अपना मेडिकल का करवा के रखते हैं, हम घर में और एजुकेशन का लेके करके रखते हैं बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं हम प्लानिंग करके रखते हैं ना कि हमारा फाइनेंस कहाँ का यूटिलाइज्ड होगा। तो इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर, मतलब फॉर फ्यूचर में क्या क्या बिजनेस सिचुएशंस होने वाली है, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही हेल्प करता है। अगर हम बात करें, सपोज हमने कंपनी ने कहा है कि हम 20% सेल्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, पर हमने देखा ग्रोथ रेट जो है वो 10 से 30% हो रही है, तो हमने सारे एक्सपेंसेस सबका वो खर्चा अपना निकाला और ब्लूप्रिंट निकाला, जिससे हमने डिसाइड किया कि हम इसको बढ़ने देंगे, ग्रोथ रेट को बढ़ने देंगे। 10 से 30 है ना, तो हमने 10 से 30 के बीच में 20% पे ग्रोथ रेट रख ली, तो उसी हिसाब से हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का ले सकते हैं कि फ्यूचर के लिए आप जब भी प्लानिंग करते हैं तो वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वो डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस को देखते हुए होनी चाहिए। सेकेंड है इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अगर आपको शॉक और सरप्राइजेस आपको अच्छे लगते हैं तो अलग बात है, नहीं तो कंपनी इन शॉक्स मतलब लॉसेस और सरप्राइजेस के लिए हमेशा तैयार नहीं रहती। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, ताकि आपके जो चांसेस हैं, सक्सेस रेट है, वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको लॉस हो जाए उससे पहले आप पहले ही तैयार रहो, उसके लिए तैयार रहो कई चीजें। तो कहीं ना कहीं शॉक और सरप्राइजेस के लिए है। नेक्स्ट आ जाएगा हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फंक्शंस, मींस फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। जैसे सेल्स और प्रोडक्शन है, अगर उनकी अपनी पॉलिसीज क्लियर है, उनके प्रोसीजर्स अपने अपने क्लियर है, तो कहीं ना कहीं देखो आप इनके जो फंक्शंस है वो इजीली वर्क होंगे। मुझे मेरा काम पता है, उसे उसका काम पता है, उस डिपार्टमेंट को उसका काम पता है, तो कोऑर्डिनेशन से काम हो जाएगा। और ये कब होगा, जब फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक कर रखी होगी आपने, जब प्लान आपके ठीक बने होंगे, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर से रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इट प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप इन प्लानिंग। ऑब्वियस है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं लगते, जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है कि ये फाइनेंस मैंने इस पे लगाना है, इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा मैंने एज अ डिविडेंड देना है, तो आपकी तो पूरी प्लानिंग है ना, आपको तो कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, आपका काम तो बार बार नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं है मैंने एक खर्चे को 4 बार रख लिया और समझ के, नहीं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को और जो प्लानिंग में गैप आ जाता है उसको पूरा करता है।
नेक्स्ट आ जाएगा इट हेल्प्स इन लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग ही है जो लिंक बना के रखता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो आज है और हमने वो आज किन पे खर्च करना है, आने वाले फ्यूचर के ग्रोथ पे, एक्सपेंशन पे। तो कहीं ना कहीं एक लिंक बना के चलता है, ताकि आज रखेंगे तभी तो कल को खर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। मींस फाइनेंशियल प्लानिंग ही तो हमें बताता है कि हमने कितना लिंक बना के रखना है, कितनी जगह इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पैसा फाइनेंसिंग पे लगाना है, मतलब कितने हमने बोरो करने हैं, डेप्ट लेने हैं, या कितने अपने ओनर्स फंड रखने हैं, किसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये भी हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं। और लास्ट आ जाएगा इट मेक्स इवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। अगर हम कहें, अगर हम डिटेल ऑब्जेक्टिव्स देखें, अपनी इवेल्युएट करें, तो हम जानेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चलता है और इजीली इवेल्युएट भी हो जाती है। मींस मैंने पूरा बजट बना लिया कि मेरा ऐसा 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 होना है, तो आप अपने अपनी पोजीशन इवेल्युएट कर पाते हो ना, कि बस मुझे पता है मेरी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। अगर कुछ प्रिपेयर नहीं होगा तो हौच पौच होगा, कंफ्यूजन होगी, गलतियां होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, और फिर आपको लॉसेस और सरप्राइजेस मिलेंगे बिजनेस में। तो आप देखिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग होने से इवेल्युएट इजी हो जाता है। क्लियर? ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये छोटा सा बीच में एक टॉपिक है, वैसे हमारा प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक चल रहा था, ये बीच में एक छोटा टॉपिक आ जाता है, मीनिंग उसकी, दो ऑब्जेक्टिव्स और थोड़ी सी इंपॉर्टेंस। क्लियर? इसमें मैंने कल जैसे बता रही थी, कई बार हमें ना कंफ्यूजिंग हो जाती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। मैं कल भी आपको बता रही थी, जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं वहां इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग हम दोनों की बात करते हैं, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो स्मूथ रनिंग की बात करते हैं कि फाइनेंस कैसे यूज होगा, या उसको हम कैसे प्लान करें। तो जैसे मैंने अभी बताया, अगर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हम करते हैं तो वहां हमने इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड सबका बात कर रहे हैं। लेकिन जब प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो वहां हम शॉर्टेज ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं या सरप्लस ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना, प्लानिंग और मैनेजमेंट में फर्क है। क्लियर टॉपिक यहाँ तक? नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, आप अगर अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल साइड को देखो तो वहां क्या क्या होता है, डेब्ट्स होते हैं और इक्विटी होती है, जो बिजनेस ऑपरेशन को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। मींस डेब्ट प्लस इक्विटी की बात करें तो फाइनेंशियल जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ बोथ डेब्ट प्लस इक्विटी। ठीक है? मीन्स इट इज कंसिडर्ड एज ऑनर्स फंड्स प्लस बोरोड फंड्स। अब पहले पता होना चाहिए ऑनर्स फंड्स क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स, ये सब ऑनर्स फंड है। अगर बोरोड फंड की बात करेंगे तो वहां हम लोन्स, डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स, तो हम इन सब की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो यानी कि हम एक तरह का अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले कि इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ ओनर एंड बोरोड फंड्स। मींस ये मिक्सचर है दोनों का, डेप्ट का, मतलब बोरोड, बोरोड में सब कुछ आ गया, डेप्ट, लोन्स वगैरह, और ऑनर्स का जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व्स आ गया। तो जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछेंगे तो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ बोरोड फंड्स एंड ओनर्स फंड। फिर आपने एक एक लाइन में बताना है ऑनर्स फंड क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ दिस दिस दिस। फिर बोरोड फंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ दिस दिस दिस। क्लियर है? अब इसमें आ जाता है कि डेप्ट, और हम जब बोलते हैं डेप्ट और इक्विटी, तो आपने अगर रेशियो का चैप्टर किया अपने 11th में, अभी 12th में अपना रेशियोज का नहीं किया ना फिलहाल अभी, तो इसमें आपको एक फॉर्मूला आता है
डेप्ट इक्विटी रेशियो आपके यहाँ दिया भी हुआ है, कैलकुलेट इज एट डेप्ट इक्विटी रेशियो कर लिया हमने। हाँ, मैम कर लिया रेशियो का, कर रेशियो लिया करा हुआ रेशियो। ना, ठीक है। फिर डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, डेप्ट अपॉन इक्विटी, मींस आपके पास कितने डेप्ट होने चाहिए, कितने आप बोरो करते हो, अपॉन आपकी कितनी इक्विटी होनी चाहिए। और यही अगर आप उसको दूसरे वे में निकालो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के फॉर्म में निकालो या टोटल कैपिटल पे निकालो, तो आप क्या कहते हो, डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी। आपने किया होगा डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स रेशियो, ये वाले फॉर्मूले सारे किए है ना, तो आपको उसमें ये पता होगा, ये आपने फॉर्मूलेस किए हुए हैं। तो इनसे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसे मैंने पहले भी हमने तो 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पहले तो डेप्ट क्या है, इक्विटी क्या है। डेप्ट जो है वो डिबेंचर्स लोन आता है। इसमें क्या फायदा होता है कि आपको जो भी आपको डेप्ट देता है, आपको उसको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट देना पड़ता है। पर जो इक्विटी होता है उनको ऐसे हर बार नहीं मिलता, उनको इक्विटी वालों को कब पे करते हैं, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप करते हैं। इक्विटी वालों को मतलब ऑनर्स फंड को डिविडेंड रिसीव्ड होता है, जबकि बोरोड वालों को इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। अगर टैक्सेस की बात करें तो टैक्स में जो डेप्ट होते हैं यानी कि बोरोड फंड होते हैं उनको एग्जम्पशन मिलती है, जबकि ऑनर्स फंड जो होते हैं उनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती। ये सारा यही दिया हुआ है पैराग्राफ जो आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। अगर डेप्ट का देखें तो ये मोर रिस्क, इसमें रिस्क फैक्टर याद आए क्योंकि लोन लेना है वापस भी देना है, पर इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी के पास ये फायदा, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन डेप्ट के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। डेप्ट लेने चीपर है क्योंकि इजीली मिल जाते हैं, सिर्फ पेमेंट ही करनी पड़ती है, ठीक है। पर कोई डिफॉल्ट हो जाए तो सबसे पहले डेप्ट को ही पेमेंट जाती है, इक्विटी वाले को नहीं जाती। तो ऐसे आपको दोनों का पहले तो डेप्ट और इक्विटी की डिटेल स्टोरी पता हो, फिर हम इसमें बात करेंगे कि है क्या डेप्ट। बस इतना ध्यान रखना है, डेप्ट क्या है, एक हमारा बोरोड फंड है, जबकि इक्विटी क्या है, हमारा ऑनर्स फंड है। अब देखिए, अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो अगर हम बात करें, हमने किसी से डेप्ट उठाना है तो वो इजी है, क्यों, क्योंकि वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है। हम इंटरेस्ट और डिबेंचर को अपना खर्चा मानते हैं, और जब कोई चीज खर्चा मानते हैं तो टैक्स में उसको एग्जम्पशन मिलती है। जबकि डिविडेंड कहाँ से मिलता है, आफ्टर प्रॉफिट टैक्स, वो तो प्रॉफिट में एक तरह का एड ऑन होता है, इसलिए उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती। डेप्ट की बात करें तो इसमें ये पंगा है कि जब अगर आप नहीं पे कर पाते तो आपको अपनी पर्सनल एसेट से भी देना पड़ता है। लेकिन इक्विटी का ये है कि आपको कोई कंपल्शन नहीं है देने की, कभी भी दो कभी ना भी दो। तो इसी से एक चीज निकल के आती है कैपिटल स्ट्रक्चर की। अगर हम जैसे बात कर ही रहे थे, ओनर्स और फंड्स की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल लिवरेज की बात आती है। फाइनेंशियल लिवरेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम ट्रेडिंग और इक्विटी भी कहते हैं। ये आपके पास, ये देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। एक कंपनी देखिए एक्स है, ठीक है, उसके पास टोटल फंड्स है 30 lakhs के, इंटरेस्ट रेट है उसका 10%, टैक्स रेट है उसका 30%, और ईबीआईटी मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स उसके पास 4 लाख है। आपने ऐसे क्वेश्चंस अभी रेशियोज में की है, आपके पास अर्निंग्स दी हुई है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आपने निकालना क्या है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब आपने बिफोर से आफ्टर में जाना है। तो मुझे कोई बताएगा हमें क्या करना होता है बिफोर से आफ्टर में जाने के लिए। ये बिफोर से अगर मुझे आफ्टर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ जी बताओ। इंटरेस्ट और टैक्स को क्या करना पड़ता है, प्लस या माइनस? हाँ पता नहीं, हाँ आदित्य बताओ। हम प्लस। आपके पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, आपने अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाना है, तो आप क्या मैम माइनस करते हैं। देखिए, आपको सिचुएशन एक दी हुई है कंपनी एक्स की, कि हमारी कंपनी के पास टोटल 30 लाख रुपए है। मैं इजी लैंग्वेज में आपको एक बार समझा देती हूँ। हमारे पास टोटल फंड्स 30 lakhs है। हमारी कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब इंटरेस्ट और डिवेंचर है, वो 10% है।
टैक्स हम 30% भरते हैं, और इस साल हमारी इनकम कितनी हुई है, 4 लाख रुपए। 4 लाख अभी इनकम हुई है। अब हमने क्या करना है, इन्होंने सिचुएशंस दे दी, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन दे दी। सिचुएशन 1 है कि कंपनी के पास कोई डेप्ट नहीं है, ये वर्ड डेप्ट लिखा है, आपको दिख रहा है डेप्ट वर्ड लिखा हुआ। पहली सिचुएशन है कि कंपनी ने जो 30 लाख रुपए उठाया है, पूरा के पूरा कंपनी का ओनर्स फंड है, कोई बोरो फंड नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है डेप्ट में, पहली सिचुएशन में हमारा जो बाहर से हमने कुछ नहीं उठाया, सारा के सारा हमने अपना लगाया, ठीक है। सिचुएशन 2 क्या है कि हमने 10 लाख बाहर से उठाया है, तो यानी कि ऑब्वियस है 20 लाख, 30 तो टोटल है, 30 में से 10 हमने बाहर से उठाया, तो 20 क्या बचा हमारा, ओनर्स फंड बचा। तीसरी सिचुएशन उन्होंने हमें दी है कि हमने बाहर से बोरो किया है 20 लाख, मतलब 30 में से 20 बोरो किया है, तो यानी कि 10 लाख हमने अपना लगाया हुआ। ये 3 सिचुएशंस को आपने याद रखना है। ये तीनों सिचुएशंस के साथ आपको ये टेबल दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आया, हमने तीनों सिचुएशन में लिख लिया हमारी इस अभी अर्निंग्स कितनी हुई है, 4 लाख 4 लाख 4 लाख। पहली सिचुएशन ऐसा है कि हमने उसमें कोई भी बोरो नहीं किया। जब मैंने कुछ बोरो ही नहीं किया तो मैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करूंगी, नहीं करूंगी। तो ये पूरा के पूरा 4 लाख मेरा आ गया अर्निंग बिफोर टैक्सेस, क्योंकि इंटरेस्ट तो हट ही गया है, 4 लाख का 4 लाख आ गया। अब मैंने जो मेरी इनकम हुई है मैंने उस पर टैक्स पे करना है। टैक्स रेट कितना है, 30%। तो 4 लाख का 30% निकालो, 4 3 का 12, यानी कि 1,20,000 तो मैं टैक्स ही पे कर दूंगी। तो मेरी अर्निंग्स कितनी बची, आफ्टर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स सब करने के बाद मेरी अर्निंग्स बची 2,80,000, ठीक है। अब देखिए 2,80,000 मेरी ये बची, और अगर मैं वैसे देखूं मेरे पास टोटल फंड्स 30 लाख के हैं, 10 रुपए का मेरा एक शेयर है, यानी कि टोटल शेयर्स मेरे पास 3 लाख है। तो आप इसको अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपकी ये निकल के आ जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी। इतना क्लियर है पहले फर्स्ट सिचुएशन? हाँ जी, साथ साथ प्लीज बताते रहे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, यस मैम। फर्स्ट सिचुएशन क्लियर है, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारी अर्निंग्स थी 4 लाख। पहली सिचुएशन में हमने कुछ बोरो नहीं किया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 4 लाख का 4 लाख ही आ गया। फिर हमने टैक्स पे किया। देखो ये आई और टी का मतलब है इंटरेस्ट और टैक्स। पहले इंटरेस्ट कम होगा फिर टैक्स कम होगा, तभी तो अर्निंग्स बच जाएगी। मेरे पास जो भी पैसा कलेक्ट होता है हम क्या करते हैं, पहले जिसका इंटरेस्ट देना है वो देते हैं, फिर जितना टैक्सेस भरना है वो देते हैं, जो बचती है फिर तभी हम आपस में डिवाइड करते हैं ना, आपस में शेयर होल्डर्स में। तो घर में भी हम ऐसे ही करते हैं, प्रॉफिट्स जो होते हैं उसमें जितने खर्चे होते हैं पहले निकाल लेते हैं, तभी एंड में हम कहते हैं ना ये प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट हमें जानना है। तो 4 लाख में से हमने 1,20 टैक्स दिया तो हमारे पास कितना बचा, 280। तो 280 और 3 लाख के हमारे टोटल शेयर्स हैं, तो ये हमने निकाला, अर्निंग पर शेयर 93 आ गया। अब हम सेकंड सिचुएशन पे चलते हैं, जहां टोटल 4 लाख हमारी अर्निंग हुई, जिसमें से वो कह रहा है 10 हमने बोरो किए थे। तो अगर मैंने 10 लाख किसी से बोरो किए थे तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट दे दिया, मतलब 4 लाख में से 1 लाख तो मेरा इंटरेस्ट का चला गया, बचा 3 लाख। 3 लाख पे मैंने वो 30% टैक्स दिया, कितना हो गया, 3 3 का 9, 90,000 मेरा टैक्स हो गया। तो बचा कितना मेरा पास, 2,10,000। अब 2,10,000 पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, अब मैं 3 लाख नहीं लूंगी उसकी तरह, क्यों, क्योंकि 10 तो मैंने बोरो किए थे, यानी कि 20 मेरे अपने थे, यानी कि 20 लाख, जबकि 10 पर शेयर था, तो यानी कि टोटल 2 लाख पर शेयर थे मेरे पास। तो 210 से हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये अपना ये निकल के आ जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन पे आ जाते हैं। थर्ड सिचुएशन हमारी कहती है कि हमने 30 में से 20 लाख बोरो किया है, तो यानी कि 4 लाख मेरी टोटल इनकम हुई। 20 लाख का मैंने रफ में निकाला, 10% तो आया 2 लैक्स, यानी कि 4 में से 2 लैक्स तो मेरा इंटरेस्ट चला गया, बचा कितना अर्निंग्स मेरे 2 लैक्स। 2 लैक्स पे अब इंटरेस्ट कितना दूंगी मैं, 30%। अब आप देख रहे हो फर्क, यहाँ हमने कुछ नहीं बोरो किया तो इतना सारा टैक्स देना पड़ा, यहाँ हमने थोड़ा बहुत बोरो करा तो मुझे थोड़ा सा कम टैक्स देना पड़ा, यहाँ मैंने ज्यादा बोरो किया तो और टैक्स कम हो गया। क्यों, क्योंकि जो इनकम टैक्स देते हैं वो फर्म के लिए खर्चा होता है, और इनकम टैक्स देना मतलब इंटरेस्ट देना फर्म के लिए खर्चा होता है, और इंटरेस्ट और डिबेंचर देने के लिए टैक्सेस में हमें फायदा होता है। तो इसलिए अब देखो ये आया हमारा टैक्स, तो हमारी इनकम कितनी आई निकल के, ये इनकम आई।
और अब इसमें से देखिए 20 लाख तो हमने बोरो किए थे, यानी कि 10 लाख के हमारे शेयर्स थे, तो हमारा पर शेयर की वैल्यू आप देख रहे हो तीनों में, इसकी वैल्यू भी कम है, इसकी वैल्यू भी कम है, सबसे ज्यादा अर्निंग्स पर शेयर हमारे किस में बैठ रहा है, तीसरे वाले में। तो इसीलिए कहा जाता है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें क्या सिखाता है कि इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ फिक्स चार्जेस। मतलब जितना आप फंड बोरो करोगे, ये मैं पहले भी कई बार ये पॉइंट बता चुकी हूँ कि हमारी कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, अपना पैसा लगाना या बोरो करना। बोरो करना हमारी कंपनी के लिए ज्यादा फायदा देता है। इससे क्या होता है, हमारे जो फिक्स्ड चार्जेस होते हैं वो निकल जाते हैं, जिससे जो ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के चांसेस होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हम कह सकते हैं, इसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। इट रेजेस द रिटर्न, मतलब अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बाय मेकिंग द यूज ऑफ डेप्ट, मतलब डेप्ट का यूज करते हुए जो अपनी अर्निंग पर शेयर है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, और ये कैसे होगा, ये क्यों होता है, इसके पीछे भी मैं सारा रीजन बताते आई हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो सस्ता होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो पे किया जाता है वो डिडक्टेबल होता है अंडर इनकम टैक्स। तो कहीं ना कहीं डिविडेंड जो होता है वो आफ्टर टैक्स होता है, उससे तो बढ़ते हैं हमारे टैक्सेस, तो कहीं ना कहीं ये हमें बेनिफिट देता है। तो इससे यही निकल के आता है, जितना कंपनी, जो भी आपको सिचुएशन दे दी जाए, जितना कंपनी बोरो ज्यादा करेगी उतनी उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसको इजीली कर सकते हो, कर सकते हो। बस सीधा सा एक लाइन में इसको एंड करना है आपने कि यूज ऑफ मोर डेप्ट विल इंक्रीज ईपीएस। जितना आप डेप्ट को, मतलब लोन को यूज करोगे उतना आपका ईपीएस बढ़ेगा। ठीक है ना, जितना मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते रहोगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट से ज्यादा, तो उतना ही आपका उल्टा हो जाएगा। तो आपने ये ट्रेडिंग और इक्विटी का ध्यान रखना है, इस पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, और मैंने जैसा भी बताई है सिचुएशंस के साथ आपको अच्छी तरह पता हो इसमें। ठीक है, लिख लीजिए इस पे 2 लाइंस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के टॉपिक पे। इसे फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट्स, नोट डाउन कर लीजिए एक डेफिनेशन ताकि आपको लर्न रहे, और ये टेबल्स अगर आप बना के तीनों सिचुएशन के साथ निकाल के देखेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। The proportion of funds raised from equity the proportion of funds raised from equity and debt can calculated as debt equity ratio, calculated as debt equity ratio, or as proportion of debts, or as proportion of debts out of total capital employed, or as proportion of debts out of total capital employed। total capital employed का मतलब क्या है, डेप्ट प्लस इक्विटी की बात कर रहे हैं। पहली बार हमने की बात डेप्ट अपॉन इक्विटी, दूसरे में हमने करी डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी। This is known as financial leverage. This is known as financial leverage. अब ये ध्यान रखना है कि कंपनी सारा, ये नहीं कि बोरो फंड ठीक रहते तो कंपनी सारा के सारा ही बोरो करना शुरू कर दे।
अपना पैसा बिल्कुल ना लगाए, ऐसा भी नहीं करना। इससे कंपनी को खतरा भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। तो इसी में एक और लाइन लिखी है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स earned by equity shareholders, earned by equity shareholders due to presence of fixed financial charges, due to presence of fixed financial charges like interest, कंपनी विल, इसी में आगे एक लाइन लिखिए, कंपनी विल प्रेफर चीपर डेप्ट्स मतलब सस्ते लोन ले ले। कंपनी विल एम्प्लॉय चीपर डेप्ट्स टू एनहांस अर्निंग पर शेयर, ताकि अपनी अर्निंग पर शेयर को वो बढ़ा सके। द कंपनी विल प्रेफर टू एम्प्लॉय चीपर डेप्ट्स टू एनहांस अर्निंग पर शेयर। देखिए ये अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना, मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा अर्निंग पर शेयर का? किया, लिख लीजिए फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी हम आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी हमने निकालना, ये सारा करने के बाद अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट ही किया है, यहाँ 100 से नहीं निकाला, परसेंटेज में नहीं बताया वैसे इन्होंने, पर आपको पता होना चाहिए। अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल शेयर कैपिटल, जो भी आप मान के चलिए, जिसमें फर्स्ट केस में 3 लाख थी, सेकंड केस में 2 लाख थी। नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं, मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट या नंबर ऑफ शेयर कैपिटल, जो भी आपको ये बता दिया। टोटल फंड्स नहीं करने लग जाना, टोटल में से तो कुछ कुछ है, और उसमें भी ध्यान रखना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तभी आप अर्निंग पर शेयर निकाल पाओगे उसमें। ठीक है ना, इससे ROI भी आप निकालते हो, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही करवाया ROI का फॉर्मूला भी, उसमें आप इन्वेस्टमेंट Yes, वर्ड यूज ma'am. करते हो, इसमें आप शेयर्स वर्ड यूज करते हो ना अर्निंग पर शेयर में, तो ध्यान रखना है। क्लियर? तो इससे आप बता सकते हो कि आपका क्या बेनिफिट मिलेगा फाइनेंशियल लिवरेज का या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का, कि अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपके लेस है देन ROI, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना वो कम होता जाएगा उतनी अर्निंग पर शेयर जो है आपकी हाइयर होती जाएगी। ठीक है ना, और ये आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। जबकि अगर आप महंगे लोन्स उठाओगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उस पे पे करते रहोगे, तो फिर आपकी अर्निंग पर शेयर वैसे भी कम नहीं हो जाएगी ओवरऑल, क्योंकि सारा पैसा उसमें ही चला जाएगा। तो ध्यान से उठाने, चीपर होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, जिससे आपकी अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो सके। क्लियर दिस टॉपिक? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? No, ma'am. आपको अब इस टॉपिक से क्या पता चला कि जितने आपके लोन्स बढ़ेंगे उसकी उतनी आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो वैसे कम हो जाएगी। ठीक है ना, पर ये भी याद रखना है जितने डेप्ट ज्यादा उठाओगे अर्निंग पर शेयर जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, आपकी जितने आप डेप्ट ज्यादा उठाओगे उतनी फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ेगी। ठीक है ना, और जितनी हाइयर आप डेप्ट्स उठाओगे
आपकी उतना ही आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी हमने देख ही लिया टैक्सेस कम पे करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे ट्रेडिंग और इक्विटी के टॉपिक से हमें ये पता चला है कि हायर डेब्ट्स, लेस टैक्स स्टेबिलिटी, हायर डेब्ट, हायर लिवरेज, और हायर डेब्ट से क्या होगा, हमारी अर्निंग पर शेयर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कल हम फैक्टर्स अफेक्टिंग करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के। वैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक ही शुरू किया था, जिसमें हमने बोला था बोरोड और ऑनवर्ड्स फंड दोनों मिला के ही कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, पर उसमें एक छोटा सा एक टॉपिक था जो हमने पहले कंप्लीट किया। फिर कल हम उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग करेंगे। इस चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग ही मेनली है। पहले हमने उन तीनों टॉपिक्स के फैक्टर अफेक्टिंग किए, कल हम कैपिटल स्ट्रक्चर के करेंगे। फिर आगे फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल है, ये आपने दोनों वर्ड सुने और हम उनके फैक्टर्स करेंगे। तो मोस्टली आप कह सकते हो टोटल 6 टॉपिक्स है फैक्टर्स अफेक्टिंग से रिलेटेड। तो सबके फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक।